तो प्यारे बच्चे, आज का जो सवाल है वो है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से और एक्सरसाइज 8.11 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स है उनको एक्सप्लेन करना है रीजंस दे करके। तो जैसे पहला स्टेटमेंट है ट्रांजिशन इन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे पहले समझना है, यहां पर कह रहा है सवाल कि बताइए कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं और उस मेटल के ढेर सारे कंपाउंड्स भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ऐसा क्यों है? रीजन बताइए इस चीज का। तो ट्रांजिशन मेटल की हम बात करें जैसे आयरन, लोहा, या उसका कंपाउंड आयरन ऑक्साइड की बात कर लेंगे, फेरिक ऑक्साइड के बारे में बात कर लेंगे, वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब ये पहली बात है कि पैरामैग्नेटिक आखिर होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लो कि ये आयरन फेरिक ऑक्साइड है, तो ये जो है मैग्नेट, ये न्यूटोनियम मैग्नेट है, ये इससे चिपक जाता है। तो मैग्नेटिक, ये जो न्यूटोनियम मैग्नेट है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड में, ठीक है ना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड में जो सब्सटेंस अट्रैक्टेड होता है वो हमारा पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक कहलाता है। उसके अलावा भी होता है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी, आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा होगा। तो एक्चुअली में ये फेरो है, लेकिन इसका बेस एटम जो है वो पैरामैग्नेटिक हम लोग कहेंगे। और अगर यही मैग्नीशियम रिबन है, ये भी तो मेटल ही है, लेकिन ये एस ब्लॉक का मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन है ये। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ मैग्नेट में, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। यहाँ देखोगे इसको ऐसे गिर गया, ठीक है ना। ये लगाते हैं यहाँ पर तो ये चिपक गया। तो ये चीज है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ऑलमोस्ट मेटल्स जो होते हैं, लगभग सारे मेटल्स ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करती है, जिस कारण से उसको पैरामैग्नेटिज्म, उस बिहेवियर को बोलते हैं। अब ये आती कैसे है? तो किसी भी मटेरियल के अंदर में जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आती है, वो उसके एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण से आती है। स्पिन क्वांटम नंबर जो आप लोग पढ़े हुए हो कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते रहता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन के कारण से ही इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, पैरामैग्नेटिक आती है बिहेवियर। तो बात यहां पर यह है कि अगर एक एटम के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपोजिट साइड में स्पिन कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट या ऑर्बिटल की बात कर लेंगे जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे एक ही ऑर्बिटल में है और अपोजिट स्पिन शो कर रहे हैं, उस केस में नेट स्पिन जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, है ना। और अगर नेट स्पिन जीरो होता है किसी सब्सटेंस का, तो हम लोग कह सकते हैं वहां पर कि वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। वो समझना है यहां पर आपको। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो आएगी वो तभी आएगी जब एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में या तो अनपेयर, हाँ, केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक भी प्रेजेंट हो, कम से कम एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, तो इस ऑर्बिटल का नेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर लेंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी हमारा जो लास्ट का जो घर है, खास करके हम लोग लास्ट जिंक वाला घर को देखें, जिंक कैडमियम वाले घर को देखें, तो इस जगह पर D10 है। D10 कॉन्फ़िगरेशन में ये सब्सटेंस भी हमारा जो हो जाता है वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाता है ये। लेकिन इसके अलावे की अगर हम लोग बात करें, इधर की बात करेंगे, तो डी में हमेशा D1 से लेकर के D9 तक की बात करें, हालांकि D9 भी D10 में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर डी में D1 से लेकर के D9 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, जिसके कारण से नेट स्पिन जो है, मैग्नेटिक स्पिन जो है, कभी भी जीरो नहीं होगा, जिस कारण से वो हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ही। नेट स्पिन कुछ ना कुछ है तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा ही और वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। तो कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड में जो, या डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से ही आती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो कहेंगे यहां पर एक्सप्लेन करेंगे द पैरामैग्नेटिज्म is only due to the presence of unpaired electron
इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये खास करके जो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर है, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उतने दूर में आपको केवल प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही देखना है, और इसके अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सब भी अदर ट्रांजिशन सीरीज में काम करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ही जनरली दिया गया है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में भी जो 12th क्लास में है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही दर्शाया गया है केवल। तो कहेंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लाइक अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीज की बात कर लेंगे, तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है जो 4s2, यानी आर्गन घेरने के बाद 4s2 3d5 होता है। तो डी में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों अनपेयर्ड हो जाएंगे, पांचों के पांचों यहाँ पर कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड होंगे। अब पांचों का स्पिन होगा और सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, तो किसी का स्पिन कैंसिल आउट नहीं होगा, सबका स्पिन ऐड हो जाएगा। और अगर नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। वो बोर मैग्नेटॉन में आता है, बीएम में आता है। उसी प्रकार से आयरन की बात कर ले, तो आयरन में यहाँ पर क्या होता है, 4s2 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका स्पिन कैंसिल आउट हो चुका है, क्योंकि पैरेलल भी एंटी पैरेलल भी है, बट ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर इस तरह से हम लोग उसी फॉर्मूला पर n का मान 4 रख करके निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं मैग्नीज से कम मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा कौन, आयरन, क्योंकि जितना ज्यादा लॉजिकली यहाँ पर हम लोग इस थ्योरी में यही पढ़ रहे हैं कि जितने ज्यादा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी पैरामैग्नेटिज्म उतना ही ज्यादा उसमें होगा। हालांकि पैरामैग्नेटिज्म के होने के या ज्यादा या कम होने के और भी कई सारे रीजंस होते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नंबर 2 के बारे में। तब तक हाँ एक बात और है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके ही जाना, दोस्तों में शेयर भी जरूर करना है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट, हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2, ये 2 यहां पर है कि द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल, ये मान लो मेटल हमारे पास में है, इस मेटल को इतनी एनर्जी दे दो कि इसके सारे एटम अलग अलग हो रहे गैसियस फेज में पहुंच जाए, मतलब सब एटम अलग अलग हो जाए। अब ये सॉलिड है ना, इसको हम इतनी एनर्जी देंगे कि ये पूरी तरह से इसका क्रिस्टल खत्म होकर के टूट करके सारे एटम्स जो है गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए, यानी पूरी तरह से क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाए इसका। एंड 1 मोल ये मेटल के लिए जितनी एनर्जी हम लोग को देनी पड़ती है उसको कंप्लीटली एटोमाइज करने के लिए, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब भैया कि ये जो मेटल होते हैं इसके अंदर में कौन से इंटरेक्टिव फोर्स काम करते हैं, तो ये मेटालिक बॉन्ड काम करता है। एंड मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां वो जो निकला हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहां निकल के बैठा हुआ है, और मेटल के जो आयन का न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच का जो फोर्स काम करता है वही तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वही तो यहाँ पर है ना मेटालिक बॉन्ड ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी होते हैं सबके न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी सबके पास ढेर सारे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण से ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है। इसी कारण से जो मेटालिक बॉन्ड बनता है अंदर का वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, और जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी हाई फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन metal atoms have large effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने ज्यादा है उसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। दैट्स वाई एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इज ऑल्सो हाई, ये भी हाई हो जाती है। एंड सो द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकम्स हाई। मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसको एटोमाइज करने में परेशानी होती है, ज्यादा एनर्जी लगती है। नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लो, हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसके लिए आया है कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं, कोई ना कोई कलर होते हैं, पर्पल येलो वायलेट, कुछ ना कुछ कलर के होते हैं। तो कलर क्यों शो करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की ही बात करो तो भाई ब्लू कलर का होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स के जनरली कोई भी कंपाउंड कलर्ड होते हैं। कलर का रीजन क्या है, तो आप लोग से पूछे कलर का रीजन क्या है, ये दुनिया हमको कलरफुल क्यों दिखती है, तो तुम कहोगे सर लाइट की वजह से। कोई भी वस्तु का कलर कैसा है वो निर्धारित इस बात से होता है कि लाइट जब उस पर पड़ती है तो किस कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंख पर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर व्हाइट लाइट डाल रहे हैं तो ये मान लो यहां से ग्रीन दिख रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि हम यहाँ रेड कलर का लाइट डालेंगे तो यहां से रिफ्लेक्शन तक ग्रीन का थोड़ी ना होगा। ये ग्रीन क्या कर रहा है, ग्रीन सभी कलर को एब्जॉर्ब करके केवल ग्रीन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हाइट लाइट के सातों कलर में 6 कलर को ये एब्जॉर्ब करके केवल ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। अगर ये रेड कलर डालेंगे तो ये कहता है कि भैया हम तो रेड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हम तो केवल ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पूरा पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं वहां कैसा कलर दिखेगा जी, ब्लैक दिखेगा। एक्चुअली ब्लैक और व्हाइट कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग, ये है मेन रीजन, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो बात यहां पर ये है, यहां पर भी कुछ ऐसी ही बात है कि लाइट जब कुछ एब्जॉर्ब होकर के कुछ का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली कलरफुल दिखेगा। अगर टोटली एब्जॉर्ब या टोटली रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो कोई कलर नहीं है भाई। अगर टोटली एब्जॉर्ब है तो ब्लैक अंधेरा, ठीक है, और टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो व्हाइट, मतलब कोई कलर नहीं। कुछ एब्जॉर्ब करे कुछ रिफ्लेक्ट करे तो ही कलरफुल। तो होता क्या है एक्चुअली में, ट्रांजिशन कंपाउंड यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो पढ़े हुए हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है लिगेंड्स के संपर्क में जब आता है तो इसके डी ऑर्बिटल के एनर्जी में स्प्लिटिंग होता है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपने सीएफटी थ्योरी जरूर पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके मुताबिक जो डी का जो नॉन एक्सियल और एक्सियल ऑर्बिटल होता है, यानी dxy dz dxz जो कि नॉन एक्सियल में है, और dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर जो कि एक्सियल में आता है, ये T2g और EG वाले हिस्से में जाकर के टूट जाता है। टूटता किस बेसिस पर है भाई, तो एनर्जी की बेसिस पे। ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है ना। पांचों ऑर्बिटल पहले डिजेनरेट थे, लेकिन जैसे लिगेंड का इन्फ्लुएंस हुआ तो T2g का यहाँ एनर्जी बढ़ गया है। ये दर्शा रहा है, ये हमारा dxy है, dyz है, dxz है, और ये dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर है। यहां पर ये दर्शा रहा है कि ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि यहां पर नॉन एक्सियल की एनर्जी जब भी बढ़ रही हो तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, और एक्सियल की एनर्जी जब बढ़ जाए, जब ये ऊपर और वो नीचे आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो, सपोज मान लो कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा डी है और ये भी हमारा डी ऑर्बिटल है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन, भैया होता क्या है कि अगर एक बच्चे के पास जेब में पैसे हो तो बच्चा उछल कूद करवे करेगा, यहां जाएगा वहां जाएगा वहां जाएगा, नहीं हो तो बैठल रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंपाउंड है और आसपास सोलर एनर्जी है, ये है फ्री का एनर्जी हमारे पास में है सूरज भगवान का। तो वो एनर्जी जो आ रही है उस एनर्जी को करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि जब हमारे पास एनर्जी है ये है तो एनर्जी का हम यूज करते हैं। वो एनर्जी को गेन कर लेता है, और एनर्जी गेन करके ये जो है ना खुद को एक्साइट करके यहां से उसमें ट्रांसफर खुद को कर लेता है, तो एनर्जी तो कंज्यूम हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो जो यहां से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की एनर्जी थी, यहां पर एच न्यू एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो गई होगी, तब जाकर के ये यहां से यहां एक्साइट हुआ है। तो लाइट का जहां पर कुछ ना कुछ
पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हुआ। यहां पर सारी वेवलेंथ नहीं, यहां पर जो सूरज में 7 रंग होते हैं, लैम्डा 1 से लैम्डा 7 तक होता है, कोई ना कोई यहां पर लैम्डा जो है किसी न किसी की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई होगी, और कुछ फ्रीक्वेंसी जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाई वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो कुछ ना कुछ अगर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई, अब बाद बाकी का रिफ्लेक्शन हुआ, तो वो हमारा कलर तो दिखबे करेगा। अगर टोटली एब्जॉर्ब हो जाती फ्रीक्वेंसी, तब जाकर के वो काला रंग का कंपाउंड दिखेगा। और टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं जिंक सल्फेट की बात कर लेंगे, तो उस समय क्या है, वहां पर जाकर के कोई इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए है ही नहीं वहां पर, जिस कारण से क्या होता है कि कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती ही नहीं है, सब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो व्हाइट दिखता है। व्हाइट मतलब कोई कलर ही नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहां पर अगर कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले, फिर रिफ्लेक्ट भी कर दे दूसरे बचे खुचे को, तो वहां पर वो कलर दिखता है। और ये कलर का जो मेन कारण हुआ, तो इतना भाई क्यों समझाए सर, एक लाइन में बोल देते सर, डी डी ट्रांजिशन के कारण से ही कोई भी डी ब्लॉक का जो कंपाउंड होता है ना, वो कलर शो करता है, कलर शो करता है। क्या रीजन बताया, बेसिक रीजन, तो दो जो ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड होते हैं, वो लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर के उनके डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब, पर्टिकुलर वेवलेंथ के कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके डी डी ट्रांजिशन शो करता है, मतलब एक डी से दूसरे डी में जंप कर जाता है। और यही एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण से, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण से क्या होता है, वो कंपाउंड कलर्ड दिखता है, ठीक है। तो कहेंगे द कलर इन कंपाउंड ऑफ transition metals, the color in compounds of transition metals appears due to dd transition of electron, है ना, in the influence of ligands। कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं, जो मेटल के अंदर में, मेटल के ऑर्बिटल में लोन पेयर दे करके कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा, वही तो लिगेंड ही ना, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाता है, और उसी समय डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है, ठीक है ना। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लिगेंड, है ना, द कंपाउंड एब्जॉर्ब्स some particular wavelength, ठीक है। तो उतनी बढ़िया से अंग्रेजी नहीं आती है हमको, लेकिन फिर भी यहां पर लिख रहे हैं क्या, कि कंपाउंड जो होती है ना, वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है, और बादों की को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए कंपाउंड हमारा कलरफुल नजर आता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया ना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं लास्ट एक्सप्लेनेशन की। तो इस क्वेश्चन का लास्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इस मैटर में कर रहा है कि यहाँ पर कि ट्रांजिशन मेटल्स आप लोग यूज भी किए होंगे, बहुत बार यूज किए होंगे, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, बहुत जगह यूज किए होंगे। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स आर एक्ट्स एज गुड कैटलिस्ट, कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जिसमें कैटलिस्ट के रूप में ट्रांजिशन मेटल्स ही लिए जाते हैं। जैसे कि तुम लोग देखोगे कि अमोनिया का जब डिकम्पोजिशन होता है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो प्लेटिनम का सरफेस पर होता है, ठीक है। या आपने ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शन पढ़े होंगे, यहाँ पर जैसे क्लोरीनेशन करा रहे हैं बेंजीन का, तो आयरन के प्रेजेंस में हो रहा है डार्क में, तब ये क्लोरोबेंजीन बन रहा है, तो ये आप लोग रिएक्शन पढ़ते ही हो ना। तो ये आयरन जो है यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ प्लेटिनम ट्रांजिशन मेटल है। तो एक्चुअली में ट्रांजिशन मेटल की खासियत जो होती है ना, दो मेन खासियत होती है जिसके कारण से ये कैटलिस्ट के रूप में काम में लाया जाता है। पहली बात होती है, इसके पास जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने के कारण से ये कई सारे तरह का कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, और इवन कि ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट भी फॉर्म कर लेता है, और जहां अनस्टेबल इंटरमीडिएट है वहां रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप घट जाती है, ठीक है ना। अनस्टेबल और इंटरमीडिएट है तो वो जल्दी ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो जल्दी ही रिएक्ट करेगा, रिएक्टिव होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी वो रिएक्शन की घटा देता है। हालांकि यहाँ पर क्या होता है, वही चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होने के कारण से ट्रांजिशन मेटल जब कैटलिस्ट के रूप में हम डालते हैं, तो ये जल्दी कंपाउंड अपना फॉर्म कर लेते हैं, बट वो अनस्टेबल होते हैं, जिसके बाद फिर वो चेंज कर लेता है खुद को
वो सप्लाई, जैसे यहाँ पर Fe है, अब Cl2 का यहाँ बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको यहाँ से FeCl3, ये Cl का बॉन्ड तोड़ करके ये FeCl3 या FeCl4 माइनस फॉर्म कर लेगा, जिसके बाद वो तो होगा अनस्टेबल होगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, वो फिर से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर देगा। अब ये क्लोराइड आयन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोज लेगा जहां पर कि ये अटैक कर लेगा, है ना, तो यहां पर क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से ये ऐसे ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि ये सब कहानी होती है, ठीक है ना, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि हम लोग रिएक्टेंट में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट में हम लोग ट्रांजिशन मेटल के ही जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा ही यहां पर है, तो मेन दो इसका है, और एक पॉइंट और है यहां पर कि इस वाली एग्जांपल से हमको समझ में आता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एक अच्छे सरफेस का काम करते हैं किसी भी रिएक्शन होने के लिए, यानी कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को एक सुटेबल सरफेस देने का काम करता है कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, और सारे सरफेस पर भी रिएक्शन होते हैं मानते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो सरफेस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होता है रिएक्शंस में रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज कैटलिस्ट में जनरली किया जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, है ना, गिव्स या वर्क्स एज गुड सरफेस फॉर रिएक्शन, किसी रिएक्शन में एक अच्छे सरफेस देने के लिए ये ट्रांजिशन मेटल का यूज होता है, इसलिए कैटलिस्ट के रूप में बुलाते हैं हम लोग। और दूसरी बात होती है यहां पर कि जो क्या कहते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अच्छे से बोल नहीं पा रहे होंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया इसलिए जो ना थोड़ा सा, और वैसे ही भूख बहुत जोर लगा है भाई। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, एंड एबिलिटी टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जिसके कारण से ये ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट्स फॉर्म कर लेते हैं जो बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या, रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट जहां पर है उस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रिएक्शन को एक रास्ता मिल जाता है होने के लिए कि भैया जो रिएक्शन नहीं हो रहा था अब हमारा जो है ना, अब हम आ गए हैं, तो अब हम जैसा बोलते हैं वैसा रिएक्शन करते जाओ, यानी कि अब ट्रांजिशन एलिमेंट का जो अनस्टेबल वहां फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। टू फॉर्म अनस्टेबल क्या कहते हैं, एंड एबिलिटी टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट विच लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ई लिख देते हैं, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो ये चीज आप लोग मेंशन कर लोगे, और सिंपल से तरीके से इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया भी और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है, कमेंट में वैसे बता ही दोगे, हमको पता है कमेंट दोनों बता ही दोगे कि कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, और डेफिनेटली लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, शेयर भी करते रहना दोस्तों के साथ।